नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश ये कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न। ये प्रश्न संबंधित है ओपन डाइस से। इसमें पूछा हुआ आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिस और एल लिखा है उसके विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। यानी कुल मिलाकर एल के विपरीत सतह पूछा जा रहा है और ज्यादातर प्रश्नों में विपरीत सतह ही पासा में पूछा जाता है। तो पासा ओपन डाइस का एक प्रकार ये है, सिर्फ इसी प्रकार की यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं। जब ऐसा प्रकार हो, वैसे मैंने ओपन डाइस पर वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहां मैं सिर्फ इसी का जिक्र करूंगा। एक सतह छोड़ के अगली सतह उसकी विपरीत होती है। जैसे के की विपरीत सतह क्या होगी, तो एक छोड़कर अगली सतह, यानी अल्टरनेट सतह विपरीत होती है। इसके विपरीत सतह क्या होगी, तो एक छोड़कर ये। अगर हम इधर जाएं तो कोई जगह ही नहीं, इधर जाएं तो कोई जगह ही नहीं है। और इसके विपरीत सतह कौन होगी, तो एक छोड़कर ये वाली सतह, इसके विपरीत में ये हो गई। अब जो बची हुई सतह है, यानी कि इसके विपरीत में जो बची हुई सतह, इधर ओ बच गया और इधर एल बच गया, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। अगर हम ऊपर जाके देखें तो एक दो, यानी दो नंबर पे या एक छोड़ के यहां पर, तो यहां पर कोई है ही नहीं, तो इधर देखेंगे तो ये इसकी विपरीत सतह है। नीचे जाएंगे एक दो तो कुछ जगह ही नहीं है। तो अगर एल से हम नीचे आए, ऊपर जाएंगे तो कोई जगह ही नहीं है, नीचे आएंगे तो एक दो, यानी एक छोड़ के यहां पर, तो यहां पर कोई तो सतह नहीं है, तो उसके बगल में देखेंगे तो वो दिख जाएगा। या सबसे आसान तरीका है कि पहले आसान वाली सतह जो विपरीत पता चल जा रही है, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, तो अब जो बचा हुआ सतह एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी एल के विपरीत सतह हो जाएगी यहां पर ओ, और हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आज बना लेना है। बनाने की भी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो आप आज बना लीजिए, ऐसे चौकोर कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कुछ मूलभूत जानकारी। मैं फिर से बता देता हूं कि आज से पहले जाने पर, यानी कि बीता हुआ जो कल परसों होगा उसके लिए प्रश्न में था लिखेगा, और जो आने वाला कल परसों हो उसके लास्ट में, वाक्य के लास्ट में है या गा गी गे लिखेगा, होगा होगी गा गी गे लिखेगा। और कहीं से भी, यहीं से नहीं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी बाएं जाने पर, कहीं से भी, याद रखिएगा, यहां से मैं नहीं बोल रहा हूं, बाएं जाने पर माइनस और दाएं जाने पर कहीं से भी प्लस होता है। यानी कि इधर जाने पर माइनस और इधर जाने पर आपको प्लस होगा कहीं से भी। तो देखिए प्रश्न में वाक्य के लास्ट में आप ध्यान से देखिएगा, लिखा है यदि बीता हुआ परसों शनिवार था पर आपको ध्यान देना है। था का मतलब इधर जाना है, बीता हुआ परसों का मतलब ये कल, और ये हो गया परसों। ये क्या था, तो शनिवार था। तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, गा लिखा हुआ है, यानी कि हमको आज से इधर जाना है। आने वाला परसों यानी आने वाला कल, और ये आने वाला परसों कौन सा दिन था यही पूछ रहा है। तो अब यहां से हमें दाएं साइड में जाना है, तो इसलिए हम प्लस करेंगे। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहां लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट विकल्प में देखिए आप टिक कर देंगे, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। अब अगला प्रश्न देखिए, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें एक वृत्त दिया हुआ है और सबसे पहली आकृति में इसको रंगीन किया हुआ है। मैं टिक मार के दिखा रहा हूं, बस पहले वाले में इसको टिक किया, रंगीन किया हुआ है। दूसरी वाली आकृति में एक इसको रंगीन किया हुआ है, यानी कि एक दो, क्लॉकवाइज एक दो, क्लॉकवाइज दूसरे खाने को रंगीन किया है। फिर उसके अगली आकृति में इस वाले साइड को रंगीन किया, इसका मतलब 3 नंबर पे ये यहां आ गया, यानी कि यहां से चलेंगे तो 1 2 3, यानी यहां से यहां तीसरे खाने पर चला गया, यानी कि 2 खाना, अब अगली बार 3 खाना। फिर अगले आगे देखें तो फिर ये दिखाई दे रहा है कहां पर, तो यहां से ये दिखाई दे रहा है यहां पर, यानी 4 नंबर पे यहां आ गया। तो क्लॉकवाइज कितना हो रहा है, तो 1 2, जहां से चलते हैं छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेके वाले ट्रिक से समझ सकते हैं। यहां से चलना है तो 1 2, यानी कि फिर ये 2, यानी कि 2 चला कदम, 3 कदम चला, फिर 2 कदम चला, यानी रीजनिंग का दिमाग कहता है कि अब 3 चलने का नंबर है। तो यहां से 3 खाना चलेगा, तो इसको छोड़ के 1 2
3, यानी यहां पर जिस भी आंसर में यहां पे काला होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां डी, विकल्प डी में हमारा यहां पर काला है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 125, 3, 16 और 125 से अधिक साम्यता रखता है, यानी कि इन अंकों के बीच में जो आपस में संबंध है, यही संबंध और किस विकल्प में ज्यादा निकट रूप से है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करिए कि आप इन्हीं अंकों के बीच में आपस में क्या संबंध है ये पता लगाने की कोशिश करिए। तो इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, जो जिसे भी वर्ग या घन याद होगा आसानी से समझ में आ जाएगा कि 3 तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 16 जरूर 4 का वर्ग है, 125 जरूर 5 का घन है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी, यानी एक को कह सकते हैं कि एक है, एक घन, 1, 2 और ये फिर घन। तो अब ऐसा ही किस विकल्प में है ये खोजना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप विकल्प बी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 5, 36 और 343, यानी कि 5, तो 5 पर 1 घात, और उसके बाद ये क्या है 5 के बाद देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो उसी तरह 5 के बाद ये 6 का वर्ग, 6 36, अब ये 7 का घन, 7 7 49 7 343, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है 5, 41, 149 और 329 से बात बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं। जब प्रश्न जो है श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न कठिन प्रकृति का हो, यानी कि बड़े बड़े अंकों वाला हो, तो आप इसके लिए कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं। तो रीजनिंग का एक मैंने ट्रिक बनाया है, डाउन अप ट्रिक। डाउन अप ट्रिक मैंने इसका नाम दिया डाउन अप ट्रिक। क्यों डाउन अप ट्रिक नाम दिया अभी समझ में आ जाए। एक बार ये नीचे की तरफ आता है, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप ऐसे बना लीजिए भी जैसा सब में। ऐसा तभी करिएगा जब जो प्रश्न आपको समझ में ना आ रहा हो, या कठिन प्रकृति का हो, या बड़े अंक वाला हो। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकाल दीजिए, यानी 41 में से, वैसे तो ये पता चल ही रहा है कि संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी सब में प्लस होगा। तो 41 में से 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब बड़ी संख्या इन दोनों में देखिए, 149 में से 41 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। उसी तरह से अगली दो बड़ी संख्या यानी कि 329 में से 149 निकाल दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 180। अब इसी तरह से अब आगे आपको पता नहीं कितने में से कितना निकाले तो छोड़ दीजिए, फिर आप यही क्रिया नीचे भी बना दीजिए ऐसे, जब तक कि एक छोटा अंक आपको प्राप्त न हो जाए। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या फिर से आपको निकालना है। 108 में से 36 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 72, फिर 180 में से 108 निकालेंगे तो फिर आ जाएगा 72। अब लग रहा है कि कुछ रीजनिंग जैसा समझ में आने वाला बन गया, यानी कि यहां पर 72 का अंतर। ये चीज ये भी कहता है कि 36 में 72 जोड़ने पर 108, 108 में 72 जोड़ने पर यानी कि 136 डुबकी लगाएगा नदी में 72 के साथ, यानी 72 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाए 108, 108 72 के साथ डुबकी लगाएगा और ऊपर जब आएगा तो जुड़ के 180 हो जाएगा। तो रीजनिंग का दिमाग ये हम लोग अपने से लिख रहे हैं, जब यहां 72 यहां 72 तो एक कदम की दूरी पर यहां भी 72 होना चाहिए। ये रीजनिंग का दिमाग कर रहा है, ये लिखा नहीं हुआ है, ये आपको अपने से ही सोचना है। जब यहां 72 यहां 72 तो यहां भी 72, अगर यहां पे 72 होता यहां 73 होता तो हम लोग 74 लिख देते, यहां पे 72 होता यहां 71 होता तो यहां पर हम लोग 70 लिख देते। जैसा कंडीशन यहां पर होगा उसी हिसाब से यहां पर हम आंसर अपने रीजनिंग के दिमाग से ला लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 180 में जब 72 जोड़ना है, यानी देखिए 36 में 72 जोड़ने पर ये 108 में 72 जोड़ने पर 180, तो 180 में 72 जोड़ेंगे तो 252 यहां पर आ जाएगा। ये भी हमने खुद से निकाला है, प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से यहां पे देखिए 5 में 36 जोड़ने पर 41, 41 में 108 जोड़ने पर 149, 149 में 180 जोड़ने पर 329। अब आपको यह बताना है कि 329 में 252 जोड़ेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, तो कितना आएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 581 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये प्रश्न है अक्षर श्रृंखला का, यानी इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प खाली स्थान पर रख दिया जाए कि एक स्पेशल क्रम इसमें बन जाए।
तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले कोशिश करते हैं अनुसरण विधि से। तो हमें यह पता करना है, हमेशा ये पता करिए कि अगल बगल के दो अक्षरों के बीच में क्या आएगा, ये अनुसरण विधि से, यानी कि बी ए के बीच में क्या आएगा हमें आगे या पीछे जाके पता करना होता है। तो इधर तो जगह नहीं है, आगे जाके पता करेंगे बी ए के बीच में क्या आने की संभावना है, बी और ए के बीच में। तो बी और ए के बीच में यहाँ है तो यहाँ भी खाली स्थान है, यानी हमें कहीं पता नहीं चल पाया कि बी और ए के बीच में क्या आने की संभावना है। लेकिन ये खोज कर हमें समय नुकसान करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सभी विकल्पों में पहले खाली स्थान पर ए है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा अपनी नजर विकल्प पर जरूर बनाए रखिए अगर आपको समय को बचाना है, चुराना है। तो पहले खाली स्थान पर बिना देखे परीक्षक ही कहता है कि आपका काम मैंने आसान कर दिया, देखिए ए हमने भर दिया, यानी इससे अब हमें इतना बड़ा एक क्रम मिल गया। तो एक तो ये तो अनुसरण विधि से नहीं, ये विकल्प विधि से हमने भरा था, विकल्प से, विकल्प विधि से। अब हम लगा सकते हैं इसमें पढ़कर विधि। अब ये पढ़कर विधि क्या है, तो इसका भी आविष्कार मैंने किया है। पढ़कर विधि यानी कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एक स्पेशल कोई क्रम मिल जाएगा और उसी को आगे स्थान पर। एक और ट्रिक मैं यहां पे बता दे रहा हूं, तुक्का ट्रिक। तुक्का ट्रिक है, लेकिन ये अभी ट्रिक हम, इसका मतलब ये नहीं कि गलत प्रश्न को टिक कर देंगे। और कंफर्म करने के लिए अगर देखेंगे तो यहां पर दूसरे खाली स्थान पर बी है, इसमें दूसरे खाली स्थान पर बी है, इसमें दूसरे खाली स्थान पर बी है। केवल यही ऐसा विकल्प है जिसमें खाली स्थान पर, दूसरे खाली स्थान पर ए है। तो ज्यादा संभावना होती है कि जो ज्यादा विकल्पों में है वही अक्षर भरा जाए। लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूं कि 100% ये बात सही नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जो ज्यादा विकल्पों में होता है उसी की होने की संभावना है। यानी ज्यादा विकल्पों में बी है तो यहां पर बी होने की 90% संभावना है, लेकिन ए भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम बी भर नहीं रहे, हम ये प्रश्न को, आंसर को टिक नहीं कर रहे, बस हम बी भर के अभी चेक करेंगे। अगर गलत लगेगा तो हम इसे काट भी देंगे। ये नहीं कर रहे हैं कि बस संभावना के आधार पे आप टिक कर दीजिए, बस हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, तो ए बी डबल ए बी, अब पढ़कर विधि से हम चेक कर रहे हैं। ए बी डबल ए यहां तक प्राप्त हो गया, तो ए बी डबल ए, अब ये भरते जा रहे, ए बी डबल ए बी डबल ए, ये पढ़कर विधि होता है। यानी कि जो पढ़ने से आपके पढ़ने पर जो क्रम प्राप्त हो उसको आगे भरते जाइए और देखिए किस विकल्प में ऐसा है। यानी ए बी ए डबल बी डबल ए, किस विकल्प, यानी विकल्प डी हमारा आंसर, ए डबल बी डबल ए आंसर हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये है न्याय वाक्य का प्रश्न। तो हम इसके लिए वेनारेख बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। सभी युवा वैज्ञानिक खुले, जो ही बोले सभी, तो बिना प्रश्न पढ़े आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि सभी वाले में ऐसा चित्र बनता है और सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द भीतरी वृत्त में और बचा हुआ शब्द बाहरी वृत्त में। एकदम आसान, युवा। अब परीक्षा में बस युवा लिख के छोड़ दीजिएगा, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूं, युवा वैज्ञानिक। 60 में ही परीक्षा में लिखिएगा युवा वैज्ञानिक। और बाहर में खुले विचार, तो बस खुले भी लिख सकते हैं, मेरे पास समय इसलिए मैं लिख दे रहा हूं खुले विचार। अब दूसरा कथन, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं होता। यानी ये खुले विचार वाले ये पूरे हैं, ये मत सोचिए किनारे किनारे हैं, ये पूरे खुले विचारों वाले हैं। तो खुले विचारों वाला कोई भी क्या नहीं होता है, तो अंधविश्वासी नहीं होता है, इसलिए इसको हमने अलग बना दिया। अब निष्कर्ष हम लोग चेक करते हैं कि इस चित्र के हिसाब से सही है अथवा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक, केवल इतना को अगर गलती से आप देख लेंगे, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं, तब तो आपको सही लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें बोल रहा है कि कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन इसमें केवल युवा वैज्ञानिकों की बात कर रहा है, नौजवान वैज्ञानिकों को कह रहा है कि अंधविश्वासी नहीं है, सभी वैज्ञानिकों की बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए पहला वाला निष्कर्ष यहां पे हमारा गलत हो जाएगा अगर ध्यान से। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। अब यहां पर केवल युवा की बात कर, कोई युवा अंधविश्वासी नहीं, जबकि युवा वैज्ञानिकों को कह रहा है कि अंधविश्वासी नहीं है। युवाओं का मतलब सब आ जाएंगे, एक अध्यापक आ जाएगा, एक स्टूडेंट आ जाएगा, एक सारे तरह के युवा आ जाएंगे, जबकि सभी तरह के युवाओं की यहां पे बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 न तो 2 सहमत है। अब देखिए अगला प्रश्न,
प्रस्तुत वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह प्रश्न वेन आरेख का है। इसमें बताना है कि इस चित्र के लिए कौन सा कथन, कौन सा विकल्प सही होगा। तो परिवार, पति, पत्नी, यानी ये हो गया परिवार, ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी। अब इसमें पत्नी इधर भी हो सकती है, पति इधर भी हो सकता है। अब विकल्प बी को अगर ध्यान दें तो क्यों गलत है बाकी सारे विकल्प, इस पे भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। मोर, कौवे, मुर्गे, तो ये तो एकदम गलत है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं। और विकल्प डी बिल्ली, कुत्ते, मेढक, इस पर भी कोई चर्चा नहीं। अब देखते हैं, ए तो सही है लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सी में कि सी क्यों नहीं सही है। तो सी को हम लोग देख लेते हैं क्यों नहीं सही है। अगर हम लोग इसमें लिख दें, आप लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें चित्र हो जाएगा और इसमें हो जाएगा शेर, किसी में और किसी में हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय अलग है, शेर अलग है, लेकिन दोनों का चित्र तो बन ही सकता है। लेकिन ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा कि सभी शेर चित्र में ही होते हैं और सभी गाय चित्र में ही होते हैं, सजीव में वास्तव में नहीं होते हैं। इसलिए ये वाला विकल्प सी गलत है, केवल यही सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रसंग पर अधोलिखित है। तो ऐसे प्रश्नों में आप एक सारणी बना सकते हैं आसानी से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जितने नाम है सबसे पहले हेडिंग के रूप में लिख लीजिए, ज्यादातर में नाम को ही हेडिंग बनाइए। तो लिखा है रीमा, उसके बाद रीमा गेसु लिख रहा है, गेसु, उसके बाद सोनल, और नाम लिख रहा हूं सोनल, फिर गेसु लिख लिखा है, रीमा, नेहा, रीमा की नेहा लिखा है, नाम को क्या लिख लीजिए, नेहा, रीमा, नेहा और नेहा, सोनल, सोनल लिखा है, ये सारा नाम हो गया। अब देखते हैं, अब फिर से भरना शुरू कर। रीमा और गेसु नृत्य और संगीत में पारंगत है। तो आप केवल रीमा को पढ़िए, गेसु को पढ़ेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। केवल रीमा, पहला लाइन हम पढ़ रहे हैं, रीमा गेसु नृत्य और संगीत में पारंगत है, तो आप ऐसे नहीं पढ़िए, केवल रीमा पर ध्यान लीजिए। रीमा क्या है, केवल एक नाम पे पहले रीमा क्या है, तो नृत्य और संगीत, नृत्य संगीत, तो आप ऐसे लिख दीजिए। मैं आराम से बता रहा हूं, आप वहां पे परीक्षा में काम जल्दी जल्दी करेंगे। रीमा नृत्य संगीत। अब अगला नाम पढ़िए, इसी में लिखा हो गेसु, तो वो भी नृत्य संगीत, तो गेसु नृत्य संगीत, यानी एक बार में एक नाम पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में लिखना है। अब दूसरी लाइन लेते हैं, सोनल और गेसु संगीत और चित्रकला में। तो आप सोनल गेसु दोनों नाम मत पढ़िए, आप केवल सोनल पढ़िए। सोनल किसी में, तो संगीत चित्रकला में, सोनल संगीत और चित्रकला को आप केवल चित्र लिख सकते हैं जल्दीबाजी में, चित्रकला में। और इसी क्या है, कौन सा नाम लिखा था, सोनल और गेसु, यानी कि गेसु भी, गेसु यही है, संगीत और चित्रकला, संगीत में है ही, तो केवल आप चित्रकला लिख दीजिए, यानी एक ही चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी लाइन में रीमा और नेहा, तो पहला नाम पढ़िए रीमा, तो रीमा किस चीज में, व्याख्यान और नृत्य में, रीमा, तो यहाँ पे व्याख्यान नहीं है तो व्याख्यान लिख दीजिए, व्याख्यान और नृत्य में, तो नृत्य यहाँ है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें अगला नाम है था नेहा और सोनल, रीमा और नेहा, तो रीमा हो गया। अब नेहा को देखिए, व्याख्यान और नृत्य, नेहा व्याख्यान और नृत्य में। अब लास्ट लाइन में लिख रहा है नेहा और सोनल, तो नेहा को पहले हम लोग पढ़ते हैं, नेहा चित्रकारी व्याख्यान, नेहा चित्रकारी, तो चित्रकारी लिख दें, और व्याख्यान, तो व्याख्यान है ही यहां पे। इसी में दूसरा नाम था सोनल, भी वही चीज, चित्रकारी और व्याख्यान, सोनल चित्रकारी है ही, व्याख्यान हम लोग यहां पे लिख देते हैं। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि नृत्य संगीत व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम, नृत्य संगीत व्याख्यान, नृत्य संगीत व्याख्यान, तो ये है। और कोई है नृत्य संगीत, नृत्य संगीत है, व्याख्यान नहीं है, संगीत है व्याख्यान है, नृत्य नहीं है, व्याख्यान नृत्य है, संगीत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर केवल एक ही है, रीमा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रीमा। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है, कथन में है, पृथ्वी बचाओ, पानी बचाओ, पृथ्वी को बचाओ, यानी इसे कहने का सेंस ये है कि पानी को बचाओगे तो पृथ्वी को बचा सकते हो। सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को, आजकल बहुत चर्चित भी है ये, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ। तो इससे क्या धारणा निकल रही, यानी ये बात जो कही गई है, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ, क्या सोच कर कही गई ये बताना है। किस धारणा के आधार पर यह बात कही गई है। तो धारणा एक में लिखा हुआ, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ठीक है,
लेकिन ये पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, यानी हम किसी खतरे में पड़ जाएंगे तो पृथ्वी हमें बचाने आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस सेंस में ऊपर कहा गया उससे नीचे वाला कोई मतलब नहीं है। ऊपर कह रहा है पानी बचाएंगे तो पृथ्वी बच जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी आएगी हमें खतरों से, किसी भी खतरों से बचाने। तो पहली धारणा ऊपर वाले कथन में सम्मिलित नहीं, इसलिए गलत है। अब दूसरा, पानी रंगहीन है। पानी रंगहीन है कि सफेद है या नीला है, किस कलर का है, ऐसा कुछ भी कथन में लिखा नहीं हुआ है, इसलिए यह धारणा भी कथन से संबंधित नहीं, यानी कि यहां पर दोनों ही धारणाएं गलत हैं और कथन से नहीं निकल पाती। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी खास तौर से करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित नए नए ट्रिकी वीडियो इसी तरह से हम समय समय पर लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।